गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 प्लस एमसीक्यूज। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंग्लिश लिटरेचर की नेक्स्ट वीडियो में हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे करके, तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। और आपका रिस्पांस की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव मिला, लेकिन फिर भी अगर बात करूँ, अगर 200 व्यूज़ अगर देखने को मिल रहे हैं तो उसमें 24 या 25 लाइक्स उसमें मैं देख रहा हूँ, जो कि ना के बराबर है। फिर भी मैंने जो वादा किया था मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। और मैंने इससे पहले भी कहा है आपसे, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लिटरेचर, ग्रामर या पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, आपको सफिशेंट कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा बात करूँ, हर एक टॉपिक को यहाँ पे बारीकी से कवर किया गया है। उत्तराखंड एलटी लेक्चरर या यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें जहाँ पे टीजीटी और पीजीटी लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर पे बेस्ड। तो इसमें देखिए, पहले नंबर का क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चंस को हम जो है एक उसमें चलेंगे, गोली की स्पीड से चलेंगे। कुछ ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा मतलब हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका आंसर मैं बताऊं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर मीनिंग ऑफ विट्स की पूछ रहा है तो स्कॉलर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्कॉलर यूनिवर्सिटी विट्स की संख्या 7 है, हमने बताया था। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है, आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंट शेक्सपियरियन ड्रामा। कौन शेक्सपियरियन ड्रामा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी विट्स करते हैं। 7 इनकी संख्या। और ये यूनिवर्सिटी विट्स टर्म किसने कॉइन कर रखा है, या इसको अप्लाई किसके द्वारा किया गया है, जॉर्ज सेंट्सबरी, हमने बताया है। और ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है यूनिवर्सिटी विट्स पे, आप देख सकते हैं। बहुत ही मतलब डीपली उस वीडियो में हमने बता रखा है यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। 5 से 10 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा आपका टाइम उसमें नहीं लगेगा। हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। शेक्सपियर के लिए एक सॉलिड ग्राउंड किसने तैयार किया, तो यूनिवर्सिटी विट्स ही थे ये। और यूनिवर्सिटी विट्स में बात करें तो ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बात कर सकते हैं स्कॉलर्स हैं। ये प्ले राइट और पैम्फलेटियर्स इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो 16वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मॉलो टुक एजुकेशन। तो कहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली अपनी। क्रिस्टोफर मॉलो की बात चल रही है, तो इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी जो है एजुकेशन ले रखी है। ये भी यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं। और टेम्बरलिन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स, जो ऑफ माल्टा के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स हु वर दी मेंबर्स दोज हु टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अपनी डिग्री ले रखी थी, उसमें हमने बताया था कैम्ब्रिज का, हमने क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक आपको हमने आपको बताया था CGNM करके बताया था। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, CGNM करके हमने बताया था। GNM, ये देख सकते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सी का मतलब कैम्ब्रिज से था, GNM करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमंग दी यूनिवर्सिटी विट्स हु वर दी मेंबर्स टुक एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड वाले हमने बताए थे आपको, OLLP करके बताया था। OLLP ऑक्सफोर्ड से लॉज, लिली और पीले। तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें भी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी जो है एजुकेशन नहीं ली थी, तो ऐसे कौन से वो थे करके। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमने लास्ट वीडियो में पूछा था आपसे, आपने आंसर दिया भी था बहुत से साथियों ने। टॉमस किड थे वो, ठीक है। रिवेंज ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच राइटर समटाइम कंसिडर एज दी वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। तो हमने ऑलरेडी बता रखा है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टॉमस किड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु रोड दी प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स। तो डॉक्टर फॉस्टर्स किसने लिखा है, ये क्रिस्टोफर मॉलर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड दी प्ले फ्रायर वेकन। फ्रायर वेकन किसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। फ्रायर वेकन किसने लिखा है, रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्या बोला था, अपस्टार्ट क्रो बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोड दी प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, किसने लिखा है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन इसमें 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉमस नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड दी अरेंजमेंट ऑफ पेरिस करके।
तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 का हमें, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पीले। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज पीले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोड दी प्ले स्पेनिश ट्रेजिडी? स्पेनिश ट्रेजिडी किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो हो जाएगा टॉमस किड हो जाएगा, और इसी पे बेस्ड जो है क्या है, स्पेनिश ट्रेजिडी यानी कि रिवेंज पे आधारित विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा था हैमलेट। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है हमसे। तो शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट था फॉलोड दी जनरल फाउंडेड इन दी इंग्लिश, टॉमस किड के कौन से प्ले से वो करता है? तो स्पेनिश ट्रेजेडी करके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, हु यूज दी टर्म यूनिवर्सिटी वेस्ट? किसने यूज किया था? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, जॉर्ज सेंट्सबरी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग, एक ओल्ड सेइंग है, इफ़ देयर इज़ नो मॉलो नो शेक्सपियर करके हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट का जो है प्लॉट इन्होंने लिया, पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी, रोजालिंड करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑफ विच प्ले ऑफ शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ द फेमस प्ले विंटर्स टेल? विंटर्स टेल की अगर उसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेंडोस्टो करके हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट रिचर्ड सेकंड? रिचर्ड सेकंड लिखने के लिए कौन सा प्ले था जिसने इंस्पायर किया रिचर्ड सेकंड करके? अगला क्वेश्चन हमारा अब देख सकते हैं, अर्नोल्ड थॉट दी वर्क्स दैट हैड बीन प्रूवन टू पजेस बोथ हाई ट्रूथ एंड हाई सीरियसनेस की अगर बात करें तो इस वाले क्वेश्चन की हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, शेक्सपियर और मिल्टन करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिफाइंड रिलीजन एज मॉरलिटी टच्ड विद इमोशन? तो किसने डिफाइन किया था इसको? मैथ्यू अर्नोल्ड ने डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। अब 22 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास है ऑप्शन दिए हुए हमें। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिस्कस्ड इन कल्चर एंड एनार्की? तो कल्चर एंड एनार्की जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्कस, कौन सा टर्म डिस्कस करता है कल्चर एंड एनार्की? कौन से टर्म जो है डिस्कस किए जाते हैं कहने का मतलब कल्चर एंड एनार्की में? तो हाँ, यहाँ पे ऑप्शन है कल्चर एंड हैवरेज में करके है, स्वीटनेस एंड लाइट, बारबेरियन एंड फिलिस्तीन करके है। तो ऑल ऑफ दी अबव करके हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, तो एलिमेंट ऑफ लिरिक का एलिमेंट पूछा जा रहा है। तो इसमें हमने बताया था सब्जेक्टिविटी होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉक एपिक? मॉक एपिक कौन सा है? तो मॉक एपिक हमने बताया था रेप ऑफ द लॉक है, अलेक्जेंडर पोप का है। वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स हैज़ रिटन मॉक एपिक? तो मॉक एपिक किसने लिखा है? तो मॉक एपिक लिखा है यहाँ पे हमने अलेक्जेंडर पोप की बात की, और पोप के बेस पे ही हमने बताया था पोप की एज। अगर पोप की एज की बात करें इसमें हम लिटरेचर में पोप की एज की बात करें तो 1701 से लेके 1745 तक की एज जो है एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप या ऑगस्टन एज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और 18th सेंचुरी को अगर इसी सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी को प्रोज एंड रीजन किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस एज में कोई ऐसी पोइट्री नहीं लिखी गई। इन्होंने कहा था नो गुड पोइट्री वॉज रिटन इन दैट एज, दैट्स वाई ही कॉल्ड द 18th सेंचुरी एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन हमारे पास अगर इसकी स्विफ्ट की बात करें तो इन्होंने जोनाथन स्विफ्ट की बात चल रही है। गुलिवर्स ट्रेवल लिखा है। शेक्सपियर HOKM के लिए जाने जाते हैं, बर्ड एवन भी कहा जाता है। बेन जॉनसन की बात करें तो बेन जॉनसन फर्स्ट अनऑफिशियल पोइट लॉरेट बने थे 1616 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। वोल्पोन दी फॉक्स करके इनका फेमस वर्क है। ठीक, और सन ऑफ बेन्स किसको कहा जाता है ये आप बताएंगे। क्वेश्चन आपके लिए हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। सन ऑफ बेन्स और सन ऑफ डन, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। सन ऑफ डन और सन ऑफ बेन किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। सन ऑफ डन और सन ऑफ बेन किसको कहा जाता है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन इसमें मेटाफिजिकल पोएट, कैविलियर पोएट या रोमांटिक पोएट्स या नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन आपके दोनों में काम कर लेंगे। ठीक है, रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन, तो रेप ऑफ द लॉक की अगर बात की जाए तो रेप ऑफ द लॉक जो है वो लिखा गया है, किस में लिखा गया है? अब क्वेश्चन नंबर 26 से आगे हम बढ़ेंगे। 25 तक के हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं आपके सामने है स्क्रीन पे,
और रेप ऑफ द लॉक जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 26, ये बताना है कि किस में लिखा गया है। इसका जॉनरा जो है हीरोइक कपलेट है, हीरोइक कपलेट। कपलेट बोलते हैं जब टू लाइन का जो स्टेंजा, पोम में जैसे टू लाइन का स्टेंजा होता है तो उसको कपलेट बोला जाता है, जिसको दोहा भी कहा जाता है। तो हीरोइक कपलेट में ये लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, और मॉक एपिक इज, मॉक एपिक क्या है। तो एपिक की बात करें तो एपिक तो 12 बुक में लिखा जाता है, जैसे कि आपको पता होगा। एपिक में अगर बात करें पैराडाइज लॉस्ट करके, पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो ये एक एपिक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, ठीक। और ये 1667 में पब्लिश हुआ था, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1667। तब 10 बुक्स में था, फिर बाद में इसमें 2 बुक्स और ऐड हुई। और तो वो कब बाद में इसका जो सेकंड वर्जन है वो कब पब्लिश हुआ ये आप बताएंगे, ठीक है। आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम छोड़ के जा रहे हैं, तो अब इनका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं आपके लिए जो छोड़े गए यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ लॉन्ग नरेटिव पोम ऑन ट्राइफल इश्यूज। ट्राइफल किसको बोलते हैं, देखिए ट्राइफल बोलें या ट्रिफल बोलें, जो बोलें इसको आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, अगर इसकी बात करें, ये ट्रिफल जो वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। ट्रिफल की मीनिंग की बात करें तो ट्रिफल का मीनिंग हो जाएगा समथिंग दैट हैज़ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। क्या हो जाएगा, समथिंग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, समथिंग दैट हैज़ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी अपनी बहुत कम वैल्यू या इम्पोर्टेंस हो, महत्व हो, उसको ट्रिपल इश्यूज कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है इसमें क्या है, रेप ऑफ दी क्या, लॉक। ये रेप किसका है, हेयर का, यानी कि लॉक का। लॉक किसको, बालों की लट जिसको बोला जाता है ना, तो उसका, यानी कि एक मॉकरी टाइप की यहाँ पे की गई है, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप, और हंचबैक कहा जाता था इनको, यानी कि कुबड़ा बोलते हैं जो। दी मॉक एपिक आर रिटर्न फॉर दी पर्पज ऑफ, मॉक एपिक किस पर्पज से लिखे जाते थे, तो ये सटायर करने के पर्पज से लिखे जाते थे, यानी कि एक टाइप का व्यंग, सटायर करने के पर्पज से ही इनको लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। द बैटल ऑफ द बुक्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ दी, तो क्या है ये, बोला जा रहा है द बैटल ऑफ द बुक्स एक फाइनेस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ दी क्या है, लिटरेरी एपिक है, एपिक ऑफ आर्ट है, मॉक एपिक है, या एपिक ऑफ ग्रोथ है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर की बात करें तो एक मॉक एपिक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टेनिसन्स आइडल्स ऑफ द किंग जो है इज़ द फ्यूजन ऑफ, तो किस चीज़ का फ्यूजन है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारे पास क्लासिकल एंड रोमांटिक एपिक करके हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब टेनिसन की अगर बात करें तो टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं। विक्टोरियन एज के क्या हैं ये, रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं। विक्टोरियन एज के टाइम पीरियड की बात करें 1837 से लेके 1901 तक है, और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमने बताया था, एज ऑफ टेनिसन और एज ऑफ हार्डी। तो अगर इसी में हम बात करें विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं कौन, टेनिसन। और टेनिसन पोएट लॉरेट भी बने कब, 1850 से लेके 1892 तक, 1892 तक, 1850 से 1892 तक। अब यहीं पे हम बात करें तो 1850 तक कौन थे, 1850 तक थे, 1843 से लेके 1850 तक थे हमारे वर्ड्सवर्थ साहब थे। और 1843 तक कौन थे, 1813 से लेके 1843 तक थे रॉबर्ट सदे। ये कौन थे, रॉबर्ट साउदी जिनको बोला जाता है, ठीक है, जिनको आप साउदी भी बोलते हैं, ये तो सदे थे। और यहाँ पे वर्ड्सवर्थ हो गए, और ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, 80 लिख दिया मैंने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। तो ये पोएट लॉरेट का हमने बताया है। इससे इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो पोएट लॉरेट से रिलेटेड एक सेपरेट हम वीडियो हमने बना रखी है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको उत्तराखंड में एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे नहीं लगता कि साइन इंग्लिश क्लासेस की तरफ से आपके लिए कहीं से कहीं तक कोई कमी की गई हो। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, व्यूज़ को आपको नहीं देखना है, चैनल को नहीं देखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से ग्रो नहीं करती है। किसी भी चीज़ में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम टू ग्रो करने में भी टाइम लगता है। लेकिन आप जाइए, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आपको हर एक टॉपिक मिलेगा
चाहे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड बोलूँ, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी आपको, जिन पे शायद ही, मुझे नहीं लगता आप जिन वीडियोज़ को वॉच करते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप समय नहीं दे सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इन शॉर्ट कुछ भी मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं खुद एक अपने आप को एक लर्नर्स मानता हूँ और एक लर्नर मानता हूँ, और कोशिश ये रहती है पर डे कुछ नया सीखूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नए टॉपिक्स जैसे कि आप लोगों द्वारा दिए जाते हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पे उन पे भी अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सके मैटर इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे एक यूनिक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, कहीं से कहीं तक कॉपी पेस्टेड कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के आंसर की हमने बात की, आइडल्स ऑफ द किंग क्या है, फ्यूजन किसका है, क्लासिकल एंड रोमांटिक एपिक का है। नेक्स्ट देखिए, हैज़ बीन कॉल्ड द एपिक ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का एपिक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, 20th सेंचुरी का एपिक किसको कहा जाता है। अगर 20th सेंचुरी की बात करें, देखिए हाइपेरियन की बात करें तो जॉन कीट्स, और जॉन कीट्स का आपको पता है, इनकी लाइफ स्पैन की बात कर लीजिए जॉन कीट्स के, तो अपने आप ही पता चल जाएगा जॉन कीट्स का लाइफ स्पैन जो है 1795 से लेके 1821, तो ये यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ज़्यादा ही ज़्यादा मान लीजिए, 20th सेंचुरी तो जाएगा नहीं। अब बात करें पैराडाइज लॉस्ट की, तो 1667 हमने बताया, तो ये 17th सेंचुरी हो गया, यानी कि आपका ये प्यूरिटन एज का है। तो इसमें अगर बात करूं, दी वेस्टलैंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दी वेस्टलैंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और वेस्टलैंड की बात की जाए तो वेस्टलैंड किसने लिखा है, आपको पता है, वेस्टलैंड लिखा है टॉमस स्टर्न इलियट ने लिखा है। किसने लिखा है, टॉमस स्टर्न इलियट ने लिखा है। 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला है इनको, और इनका दी वेस्टलैंड है, और 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस पर भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, BGFDW, BGFDW, ये अपनी एक स्पेशल ट्रिक है, भाभी जी FD करा दो वर्क, यानी कि W से हमने इसको ऐसे ले रखा है, वर्क यानी कि वर्क मिस होता है करना, तो आप कैसे बोलेंगे, भाभी जी FD करा दो। बी से क्या हो जाएगा, बरियल ऑफ द डेथ, बरियल ऑफ द डेथ हो जाएगा, गेम ऑफ चेस हो जाएगा, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। फिर से बोल रहा हूँ, बरियल ऑफ द डेथ, गेम ऑफ अ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, और व्हाट द थंडर सेड, ये 5 सेक्शंस हैं, और 1922 में पब्लिश हो रखा है। 1922 में ही एक और वर्क भी पब्लिश हो रखा है, वो कौन सा है आप बताएंगे, फेमस है, मैंने इससे पहले भी उसके बारे में बात कर चुका हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में। तो 1922 में पब्लिश होने वाले वर्क्स की लिस्ट आप बताएंगे यहाँ पे, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक वर्क तो आपको बताना है, ठीक है। 1922 में पब्लिश हो रखा है, हमने उसका बताया था जॉनरा क्या था, नोवेल था, जॉनरा क्या था उस वर्क का, नोवेल था, जो हमने डिस्कस किया था अपनी पुरानी वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब नोबेल प्राइज़ की बात चल रही है, हमने इससे पहले भी बताया, नोबेल प्राइज़ में 1907 में मिला है रुडयार्ड किपलिंग को। जंगल बुक, रिक्की टिकिटाबी, ये इनके हैं। इफ़, किम्बल ओहारा यानी कि किम की बात करें, 1909 में मिला है किसको, सेल्मा लेजरलॉफ को, जिन्होंने क्या लिखा है, द रैट ट्रैप करके, क्लास 12th में हमें दिया है। और माउस ट्रैप किसने लिखा है, इससे कंपेयर करते हुए वो भी हमने बात कर रखी थी, वो आप बताएंगे। 1909 में हमने बोला सेल्मा लेजरलॉफ, और यहाँ पे बोला रुडयार्ड किपलिंग। तो इसके बाद अगर 1913 में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गीतांजलि के लिए मिला है। 1923 में मिला है हमारे WB ईट्स को, किसको मिला है, WB ईट्स को मिला है। 1925 में किसको मिला है, GB शॉ को मिला है। और अगर बात करें 1932 में मिला है गाल्सवर्थी को मिला है। 1936 में मिला है यूजिन ओनेल को। 1938 में मिला है पॉल एसबर्ग को। और इसके अलावा बात करें 1948 में मिला है TS एलियट को। 1949 में मिला है फॉकनर को, फॉकनर यानी कि दी हैमलेट वाले, ठीक है। 1950 में बर्ट्रैंड रसेल हैं, 1950 में अगर बात करें बर्ट्रैंड रसेल हैं। और इसके अलावा 1954 में किसको मिला है, ये आप बताएंगे। 1957 में जो है ये उसको मिला है अल्बर्ट कामू को, कैमस कामू करके बोलते हैं, ठीक है।
और 1954 में मिला है किसको किसको मिला है ये आप बताएंगे 1954 में। इसके साथ साथ अगर बात करें मेन बता रहा हूँ 1969 में मिला है हमारे किसको 1969 में मिला है सैमुअल बेकेट को मिल रखा है, और ये भी आयरलैंड के हैं। और अगर बात करें 1995 में किसको मिला है, ये सीमस इन्हीं को मिला है, वियोल्फ का इंग्लिश ट्रांसलेशन। 1969, 1995, 1923 और 1925 ये चार जो है आयरलैंड के हैं। डब्ल्यू.बी.येट्स, जी.बी. शॉ, बैकेट और इसके अलावा सीमस हीनी। और 2005 में मिला है किसको, हैरल्ड पिंटर को, बर्थडे पार्टी वाले को, नो मैंस लैंड करके। ठीक है, ये हमने कुछ मेन जो है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड भी हमने आपको यहाँ पे रिकॉल करा दिया। ठीक है, अगर बात करें तो आप ये नोबेल प्राइज़ वाली लिस्ट को आप देख सकते हैं। इसके अलावा पोएट लॉरेट से रिलेटेड, साहित्य अकेडमी, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, आपको बस प्ले लिस्ट पर विजिट करने की ज़रूरत है। इंग्लिश प्ले लिस्ट कितनी है देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर की। एक तो इंग्लिश लिटरेचर की प्ले लिस्ट पर चले जाइए आप, ठीक। दूसरा एल.टी. लेक्चरर सीरीज है, उस पर चले जाइए, एल.टी. लेक्चरर। और तीसरा एम.पी. टेट सीरीज। ये तीन सीरीज पे आप जाइए। एम.पी. टेट सीरीज बहुत ज़रूरी है, एल.टी. लेक्चरर सीरीज और इंग्लिश लिटरेचर, इन पे भी आप जा सकते हैं। एक इसके अलावा इंडियन लिटरेचर की अलग से मिल जाएगी आपको, इंडियन लिटरेचर की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी, ग्रामर की अलग से है, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से है, पेडागोजी की अलग है। इसके अलावा अन्य जीके जीएस से भी रिलेटेड कुछ वीडियोज मिल जाएंगे अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो। देखिए इसमें किसको जो है 20th सेंचुरी के लिए हमने बता दिया है, वेस्टलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है एन एपिक फॉलो दी सर्टेन कनेक्शन लाइक। तो एपिक फॉलो करता है सर्टेन कनेक्शंस लाइक, क्या क्या कनेक्शन, किस चीज़ के कनेक्शन की बात चल रही भाई यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, बिगिंस विद एन इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज। इन्वोकेशन का मतलब होता है आवाहन, ठीक है। तो इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज करके है। लिरिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। लिरिक जो है डिराइव हो रखा है, इसकी उत्पत्ति हो रखी है अगर बात करें तो ग्रीक वर्ड कौन सा था, लिरिकोस करके है। कौन सा वर्ड है ग्रीक वर्ड, लिरिकोस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लिरिकोस का मतलब क्या होता है, ये जो है इसको भी जान लेते हैं। लिरिकोस का मतलब होता है, देखिए लिरिकोस की अगर बात करें, सिंगिंग टू द लायर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है सिंगिंग टू द लायर, सिंगिंग टू द लायर करके हो जाता है इसका मीनिंग, सिंगिंग टू द लायर करके, ठीक। तो ये है इसकी मीनिंग लिरिकोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो फिर से कह रहा हूँ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, अदरवाइज इन्हीं चीज़ों के लिए आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। आप कहीं से भी अगर कोचिंग लेते हैं तो उसमें भी आपको पूरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे आपको एकदम सटीक जो है एल.टी. लेक्चरर के हिसाब से मिल जाएंगे, क्योंकि मैं खुद इसकी प्रिपरेशन कर रहा था इससे पहले भी। आज की डेट में मेरा इस पर इतना कुछ इंटरेस्ट रह ही नहीं गया, क्योंकि मैं अब दूसरी राह पे चल दिया। मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस इस्टेब्लिश कर चुका हूँ लगभग 3-4 साल में, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि मुझे कहीं से कहीं तक कोई इसमें नुकसान नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप का रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड हेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन नोट्स भी यहाँ तक कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ अगर आपका सहयोग मिला तो। लिरिक इज़ अ ग्रीक। तो लिरिक क्या है, एक ग्रीक क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है। एक ग्रीक सॉन्ग है, ये सॉन्ग है, ठीक है। ये क्या है, एक सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिरिक वॉज संग बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लिरिक को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा गाया जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लायर करके बोला जाता है उसको, ठीक है। LYRE, लायर ये वो वाला नहीं, लायर अलग अलग टाइप के लायर अलग अलग हैं। एक लायर होता है टेलर लाई, ठीक है, लाई करना, लायर यानी कि जो यहाँ से लाई करने वाला लायर, झूठा, ठीक है। अलग अलग लायर, स्पेलिंग अलग अलग हैं जिनको बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट स्पेलिंग इज डिफरेंट, होमोफोन बोला जाता है, ठीक है। होमोफोन, होमोनिम, पॉलीसेमी, इन पे भी हमने वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिरिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, लिरिक किस चीज़ का एक्सप्रेशन है,
तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल इमोशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन किसका है? सिंगल इमोशन का है। द टेस्ट ऑफ अ गुड लिरिक इज, तो एक अच्छे लिरिक का परीक्षण है, यानी कि टेस्ट है, क्या है? सिंसियरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अ शॉर्ट सिंगिंग, देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अ शॉर्ट सिंगिंग पोम, एक शॉर्ट जो है सिंगिंग पोएम है विच एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करती है सिंगल इमोशन यूजुअली पर्सनल इमोशन को यूजुअली एक्सप्रेस करती है, तो उसको क्या कहा जाता है? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसको कहा जाता है लिरिक कहा जाता है। और फ्री वर्स यहाँ पे वर्ड दिख रहा है हमें ऑप्शन, तो फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहा जाता है ये आप बताएंगे। फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहा जाता है ये आप बताएंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहा जाता है? उनको ही बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। आपके लिए हिंट है इतना। हु हैज़ रिटन द फेमस लिरिक पोम, फेमस लिरिकल पोम किसके द्वारा लिखी गई है? अब देखिए मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ग्रामर की, तो पोम क्या होती है? नाउन है, और लिरिकल है तो ये एडजेक्टिव है। अब देखिए अधिकतर क्लासिकल, लिरिकल, सोशल, ये सब अधिकतर ए एल वाले वर्ड जो हैं आपके, जिसका फॉर्मेशन है, ये किस में? एडजेक्टिव में आ जाते हैं। ट्रेडिशनल, सोशल, इरेशनल, रेशनल, इस टाइप के जो भी आपके वर्ड मिलेंगे अल वाले, अधिकतर ये भी क्या है? एडजेक्टिव की पहचान है। टी आई वी जिनके अंत में मिलता है, ये भी क्या होते हैं? अधिकतर मोस्टली ये भी एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव की पहचान बता रहे हैं। लेस जिसके अंत में होता है तो वो भी एडजेक्टिव होते हैं। फुल जिनके अंत में होता है वो भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ये सफिक्स अगर जहाँ पे आपको मिले तो वो क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। इस टाइप की अगर आप वीडियोज़ वॉच करना चाहते हैं कि एडजेक्टिव आप देखते ही पहचान लें, तो आप साई इंग्लिश क्लासेज की जो है ग्रामर की प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को इतना बारीकी से बताया गया है, शायद ही आप कभी भूल नहीं पाएंगे। हमारे अगर बात करें, हमारे पास जब ऑफलाइन क्लासेज में एक अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड का अगर बच्चा भी है, तो वो भी इजीली पार्ट्स ऑफ स्पीच को, मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ कह रहा हूँ, वो 100 में से अगर 10 क्वेश्चन अगर हम दे रहे हैं, तो 10, अगर 100 का एग्ज़ाम वहाँ पे लिया जा रहा है, तो उसमें 99% या 90% स्कोर इजीली कर लेता है। 90% स्कोर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इजीली कर लेता है, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स बताई जाती हैं हमारे द्वारा कि आप देखते ही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये सब पहचान लेंगे। कोई इतना बड़ा वो नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, अपने 10 से 12 साल की जो मेहनत है और उसके बेस पे एक से बढ़कर एक ऐसी ट्रिक्स निकाल रखी है पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने की, आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द फेमस लिरिकल पोएम एल एलेग्रो। एल एलेग्रो किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने लिखा है। जॉन मिल्टन ने लिखा है। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में, लंदन में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है 1608 में हुआ था। इनका जन्म लंदन में हुआ था 1608। मिल्टन वॉज बोर्न ऑन 1608 इन लंदन। और इनकी डेथ कब हुई थी ये आप बताएंगे। इनका लाइफ स्पैन तो आपको बताना है इनकी डेथ कब हुई थी, ठीक है। तो मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूँ, इनकी जो है 70s के उसमें हुई थी, ठीक है। 70s के दशक में हो रखी है, ठीक है। ये आपके लिए हिंट है। तो आप, लेकिन आप बताएंगे, ये आपके लिए छोड़ा गया है ये क्वेश्चन। जॉन मिल्टन की बात चल रही है। जॉन मिल्टन प्यूरिटन एज के हैं, और प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड आपको पता है। प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड है क्या? 1625 से लेके 1660 तक का। 1625 से 1660 प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बहुत से साथी फिर से बोलेंगे कि कन्फ्यूजन हो रहा था करके, लेकिन मैं इसको फिर से क्लियरली कर दे रहा हूँ। इस टॉपिक को क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1603 से 1625 तक जैकोबियन, और इसके बाद कैरोलिन चलती है 1625 से 1649 तक। और बात करें तो 1649 से चलती है 1660 तक कौन सी? कॉमनवेल्थ। और 1660 से लेके 1700 तक चलती है हमारी कौन सी एज? रेस्टोरेशन। अब ये जो 1625 से 60 की एज है, इस एज को ही क्या बोलते हैं? ये ओवरलैप टाइप की होती है, ये प्यूरिटन एज है, ठीक। और इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स बताए थे, जिसमें हमने बात करें जो हमारे थिएटर्स थे उनके बारे में भी। 1599 में ग्लोब थिएटर जो है बिल्ट हुआ। 1613 में इसमें आग लगी। 1614 में इसको रिबिल्ट किया गया। और जब आग लगी, यहाँ पे हेनरी 8th नाम का प्ले यहाँ पे चल रहा था। और इसके बाद 1642 में थिएटर्स को क्लोज डाउन कर दिया गया। 1660 में थिएटर्स रीओपन हुए। ये सारी चीज़ें हमने बता रखी थी, ठीक।
उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं अगर आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट है। तो इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन में हमारे लिए और क्या है सीखने लायक। इस क्वेश्चन में हमारे पास सीखने लायक और क्या है। एल एलेग्रो की बात करें तो एल एलेग्रो एंड इल पेंसोरेसो, ये दो वो हैं जिनको कंपेनियन पोम्स भी कहा जाता है, किसकी, मिल्टन की। और एल एलेग्रो का मतलब है हैप्पी मैन से होता है, हैप्पी मैन से है, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी मैन से। और पेन से रेसो, पेन 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 को आप ऐसे रखना, पेन को पेन से कनेक्ट करना। पेन का मतलब होता है दर्द होता है, और यहाँ पे सैड, सैड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी मैन और सैड मैन की बात चलती है, ठीक है। कंपेनियन पोम से हैं ये मिल्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40 है लिरिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट पोएट। तो लिरिक को जो है ग्रेट पोएट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो कोई ग्रेट पोएट कोई और नहीं थे, सर टॉमस व्याट थे, ठीक है। सर टॉमस व्याट थे। और यहाँ पे शेक्सपियर के बारे में दिया है। देखिए शेक्सपियर के बारे में कौन नहीं जानता, शेक्सपियर के बारे में कौन नहीं जानता। इनके अगर लाइफ स्पेन की बात करें 1564 से लेकर 1616, और इनको बार्ड ऑफ एबनवीक कहा जाता है। इनके नाम पे एक एज चलती है जिसको शेक्सपियरियन एज कहा जाता है, जो कि जिसका टाइम पीरियड क्या है 1558 से लेकर 1603 तक है। और इनके अगर जन्म की बात करें तो 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल को ही इनका जन्म भी हो रखा है, 23 अप्रैल को इनकी डेथ भी होती है। 26 अप्रैल को क्या है, बैप्टाइज हो रखा है, बैप्टाइज हो रखा है, जिसको हमारे उसमें अगर बात करें नामकरण बोला जाता है, ठीक है। 1564 में ही मॉलो का भी जन्म है, 1564। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिरिकल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिरिक्स अपील्स टू। लिरिक की जो सब्जेक्ट मैटर है वो अपील करती है किसको, हार्ट को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा बी। 3H की जो डेफिनेशन है एजुकेशन से रिलेटेड वो किसने दे रखी है। यहाँ पे हार्ट वर्ड से एक चीज़ आपको और सीखने को मिलेगी, ये गांधी जी हैं और कोई नहीं है। दे स्पीक लाइक अ सेंट, किसकी तरह बोलते हैं, सेंट किसी तरह बोलते हैं। एक्ट लाइक अ डेविल, तो एक्ट किसकी तरह करते हैं, डेविल की तरह। अब देखिए सेंट्स और डेविल ये अपोजिट वर्ड हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस हो जाएगा। मुझे पता है आप इसका आंसर क्या देने वाले थे, लेकिन मैं इसका आंसर एंटीथेसिस आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे देखा, लाइक देखा होगा, लाइक देखते ही आपके दिल में एक घंटी बजी होगी सिमली वाली, तो लेकिन नहीं, ये एंटीथेसिस है। सेंट्स और डेविल यहाँ पे क्या एंटीथेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूथ इज़ फुल ऑफ प्लेजर, एज एज इज़ फुल ऑफ केयर। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी एंटीथेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हेसन स्लोली। हेसन स्लोली में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें ऑक्सीमोरोन है, विरोधाभास। और ये कब होता है, ऑक्सीमोरोन कब होता है, देखिए ऑक्सीमोरोन की अगर बात करें, जब व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर। हेसन का मतलब होता है जल्दी, और स्लो का मतलब होता है क्या, धीरे धीरे। तो ऐसी बिटर स्वीट, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, बिटर स्वीट। ये बिटर कड़वा और स्वीट जो है मीठा। टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर। इस पे अगर बात करें जो फिगर ऑफ स्पीच है, इस पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको ऐसी वीडियोज मिलेंगी जिसमें पूरा जो है कंपेयर करके बताया गया है, आप वॉच कर सकते हैं। हो सकता है वो 2 साल पुरानी वीडियोज हों, थोड़ा सा क्वालिटी के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वीडियो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, नॉलेज की क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। अब देखिए मेटाफर क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, मेटाफर और सिमली तो आपको पता है। सिमली में लाइक और एज वर्ड यूज किए जाते हैं। यू आर जस्ट लाइक अ लॉयन, एज, इस टाइप से, ठीक है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज करके ऐसे वर्ड यूज हो जाएगा। लेकिन अगर मेटाफर की बात करें तो सीधे सीधे यहाँ पे बोल देना, यहाँ ही इज लाइक, लाइक का या एज एज ऐसे कोई वर्ड यूज नहीं करने हैं, तो बोल देना ही इज अ लॉयन, सीधा बोल दो। वो एक शेर है, यानी कि शेर की क्वालिटी जिसमें है। जैसे किसी ने बोल दिया, अगर आपके लिए बोल दिया ही, यू आर विराट कोहली, यू आर विराट कोहली ऑफ उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के विराट कोहली हैं, सीधे सीधे आपको विराट कोहली बोल दिया गया, ठीक है, उसका रूप दे दिया गया। कैन कैन टू वॉक टुगेदर एक्सपेक्ट दे बाय बी एग्रीड करके इसमें पूछा जा रहा है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन मार्क के बेस पे इंटेरोगेशन हो जाएगा। हेसन स्लोली, फिर से इस क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑक्सीमोरोन इसका करेक्ट आंसर है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑक्सीमोरोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज। वर्ड्सवर्थ के लिए इमेजिनेशन है, तो ये इन एक्स्ट्रा वर्ड है। इमेजिनेशन वर्ड्सवर्थ के लिए क्या है, कंबाइनिंग पावर भी है और क्रिएटिविटी फैकल्टी भी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिए इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के बेस पे ही मैं यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूँ। TION है, TION है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर नाउन की बात करें, जिस वर्ड के अंत में TION आ जाए, जिस वर्ड के अंत में SION आ जाए, जिस वर्ड के अंत में SHIP आ जाए, जिस वर्ड के अंत में हुड आ जाए, जिस वर्ड के अंत में नेस आ जाए, जिस वर्ड के अंत में TY आ जाए, जिस वर्ड के अंत में TURE आ जाए, ये सब आपके नाउन होंगे। कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन, इनॉग्रेशन, ठीक है, कंपैरिजन, डिवीजन, रिवीजन, यहाँ पे आपका रिलेशनशिप, डिक्टेटरशिप, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, लिवलीहुड, हैप्पीनेस, केयरलेसनेस, केयरफुलनेस, कम्युनिटी, सोसाइटी, कैप्चर, नेचर, सिग्नेचर। कैप्चर वर्ब में भी आ जाएगा, लेकिन अगर बात करें कैप्चर करना आपके नाउन में भी आएगा। तो ये आपकी कुछ ट्रिक्स हैं जिनके द्वारा आप नाउन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ शुड बी दी सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ जो है कौन सी चीज़ जो है पोएट्री का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पोएट्री का सब्जेक्ट किस चीज़ को होना चाहिए? लाइफ ऑफ रूरल एंड रस्टिक पीपल, ये तो बात करते ही हैं ये। सिचुएशन फ्रॉम दी अर्बन लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। अर्बन लाइफ की ये बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं सिचुएशन फ्रॉम एवरीडे लाइफ। तो ए एंड बी इसमें दोनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एवरीडे लाइफ पे होना चाहिए, और रस्टिक पीपल यानी कि गांव के जो लोग हैं, यानी कि कॉमन मैन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वाई डज वर्ड्सवर्थ कंसिडर। अब जो वर्ड्सवर्थ हैं ये क्यों कंसिडर करते हैं रस्टिक पीपल सुटेबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। तो जो सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री है उसके लिए सुटेबल क्यों मानते हैं रस्टिक पीपल को वर्ड्सवर्थ। तो बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर, नेचर के बहुत क्लोज हैं। बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी एंड आर्टिफिशियलिटी, तो वैनिटी और आर्टिफिशियलिटी से वो दो क्या हैं, फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। तो इसमें बोथ ए एंड बी किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ इनको नेचर पोइट भी कहा जाता है। और वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें तो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड हमने बताया हुआ था। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है 1798 से लेके 1837 तक। यहाँ से फिर विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है। लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन ईयर है। और वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करें, नेचर पोएट है। इनको लॉस्ट लीडर भी कहा है, इनको लॉस्ट लीडर कहा गया है। लॉस्ट लीडर किसने कहा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है, उनकी एक क्रिएशन है। और इसके अलावा इनको मॉरल यूनिक किसने कह रखा है, ये आप बताएंगे। मॉरल यूनक किसने कह रखा है इनको, ये आप बताएंगे। मॉरल यूनक किसने कहा हुआ है, ठीक। मॉरल यूनक किसने कहा है ये आप बताएंगे। वर्ड्सवर्थ की बात चल रही है। और इनका प्रील्यूड जो है, इनका जो प्रील्यूड नामक इनकी एक जो ऑटोबाई सेमी ऑटोबायोग्राफी है 1805 में इसको लिखा गया है। और 1850 में ये जो है पोस्ट्यूमसली जो है पब्लिश्ड है इनकी डेथ के बाद। पोस्ट्यूमसली का मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट या राइटर जो भी है, पोस्ट्यूमसली वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। व्हाट अकॉर्डिंग टू दी वर्ड्सवर्थ इज सुटेबली लैंग्वेज फॉर पोइट्री। तो पोइट्री की लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो है सुटेबल है किस चीज़ की, पोइट्री की लैंग्वेज क्या क्या है। लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, लैंग्वेज ऑफ गॉड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 में हम पहुंच चुके हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन की ये बात करते हैं पोइट्री के लिए। कॉमन मैन की लैंग्वेज की बात करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, इसको ध्यान दीजिएगा। टिंटन एबे भी इनकी एक पोम है जो कि लिरिकल बैलेट की लास्ट पोम है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो हमने बात की अभी प्रील्यूड का सबटाइटल क्या है आप बताएंगे। जो इनका द प्रील्यूड करके है इसका सबटाइटल क्या है आप बताएंगे। इसका द प्रील्यूड का जो सबटाइटल है ये क्या है ये आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये आंसर्स आपको बताने हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन क्या है, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। हु सैड डिलाइट इज़ द चीफ इफ़ नॉट ओनली एंड ऑफ पोइजी। तो ये किसने कहा, तो ये कहा है ड्राइडन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में हम पहुंच चुके हैं। ड्राइडन ने कहा है, और ड्राइडन के नाम पे एक एज चलती है जिसको हम रेस्टोरेशन एज भी कहते हैं, जो कि 1660 से लेके 1700 तक है।
और ड्राइडन ही हमारे फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट हैं। फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट कौन है? ड्राइडन है। फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट कौन है? ड्राइडन है। पोएट लॉरेट में PL कर दे रहा हूँ। और अनऑफिशियल की बात होगी तो बेन जॉनसन होंगे। अनऑफिशियल की बात होगी तो बेन जॉनसन होंगे, JONSON। और एक जॉनसन ये हैं JOHNSON जॉनसन, ये डॉक्टर जॉनसन हैं, जो कि डिक्शनरी के लिए जाने जाते हैं, जिनके नाम पे एक एज भी चलती है। कौन सी एज चलती है डॉक्टर जॉनसन के नाम पे? 1745 से लेके 1785 तक की जो एज है, 1785 तक की जो एज है, 1785 तक की जो एज है, जिसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको ट्रांजिशनल एज के नाम, एज ऑफ यानी कि ट्रांजिशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज द प्राइम फंक्शन ऑफ पोएट्री? प्राइम फंक्शन क्या है पोएट्री का अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ? तो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो है, इनोबल टू रीडर, प्लीज द रीडर, दोनों है, बोथ A एंड B। इनोबल का मतलब क्या होता है? अब इनोबल के मीनिंग के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। इनोबल की मीनिंग होती है, इनोबल की मीनिंग गिव समवन अ नोबल रैंक। किसी को क्या देना है? नोबल रैंक देना। गिव समवन अ नोबल रैंक, किसी को नोबल रैंक और टाइटल देना। ठीक है। नोबल रैंक और टाइटल आप यूज कर सकते हैं। किसी को अगर नोबल रैंक और टाइटल दिया जा रहा है तो उसको इनोबल कहते हैं। टू इनोबल टू रीडर। ठीक है। टू प्लीज करना, सेटिस्फाई करना रीडर को। ठीक है। तो बोथ A एंड B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो प्राइम फंक्शन है पोइट्री का, ये क्या है? इनोबल एंड प्लीज द रीडर करके। क्वेश्चन नंबर 53। 55 तक के हम डिस्कस करेंगे। मैंने 50 तक कहा था, फिर भी मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको देके जा रहा हूँ इस वीडियो में। और इसी PDF में अगर बात करें तो इसमें हमारे पास लगभग 200 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। समय की कमी के चलते मैं यहाँ पे वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कंटेंट जो है सफिशेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो हम यहाँ पे जो है भंडारा कर देंगे लिटरेचर का। फिर से बोल रहा हूँ, लिटरेचर या ग्रामर का। आप को कहीं से कहीं तक जो है लिटरेचर या लैंग्वेज के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आपके लिए काफ़ी है। फिर से बोल रहा हूँ, भाई को अपनी मेहनत पे भरोसा रहता है, और किसी भी चीज़ पे, इस संसार में सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। फिर से बोल रहा हूँ, सफल वही इंसान हो सकता है जो मेहनत करना जानता है। ये सारी चीज़ें बकवास हैं। फिर से बोल रहा हूँ, लक मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत काउंट करता है। मैं भी अगर लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर आपने देखा होगा, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी लेक्चरर में जहाँ प्रिपरेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उत्तराखंड में टॉप 5 में, अगर टॉप 3 की भी बात करूं तो वहाँ पे आ जाऊंगा। लेकिन लक, फिर से बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं हो पाया, वहाँ पे नहीं जा पाया। एग्ज़ाम तक जाना बड़ा मुश्किल हो गया। और उसके बाद बात करूँ, अगर LT में बात करूँ तो LT में लगभग 64 यहाँ पे लिटरेचर में लाने के बाद, लिटरेचर जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है, उसके बाद पेडागोजी वाले सेक्शन में मात खाई यहाँ पे। लेकिन उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा, मैंने कसम खा ली कि मैं जो है LT लेक्चरर वालों को कोचिंग देने का काम करूँगा, ना कि LT लेक्चरर की तैयारी करूँगा। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अपना एक कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये पिछले 10 से 12 साल की तैयारी है अपनी। फिर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कभी भी आप जो है किसी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो लिमिटेड क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेस पे मत जाइए, आप पूरी तैयारी कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिटरेरी एजेस को कैसे पढ़ना है, यानी कि लिटरेचर को कैसे पढ़ना है, मैंने आपको इससे पहले की वीडियोज में बता रखा है। आप लिटरेरी एजेस को पढ़िए, उनके मेन राइटर्स को पढ़िए, उनके मेन वर्क्स को, और उनको डिटेल कर डालिए। आपका सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रोक पाएगा। ठीक है। आप अपने आप को ऐसे तैयार कीजिए। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस, यानी कि मैं बता रहा हूँ आपको, मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। अब अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। ये ना नेता कुछ कर पाएंगे, ये ना सरकारें कुछ कर पाएंगी। आप अपने आप को खुद ऐसे तैयार कीजिए कि बेशक यहाँ पे वैकेंसीज ना आए, लेकिन आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका भाई आपसे वादा कर रहा है। अगर आप इस तरीके की रणनीति को फॉलो करते हैं तो आप कहीं पे भी जाइए, लोग आपको सैल्यूट करेंगे। आपके नॉलेज के बेस पे आपको